सबसे पहले तो कल के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि कल मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर नहीं आ पाया। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि कल कहानी क्यों नहीं आ पाई। दरअसल जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ उसी गांव के अंदर मेरी ही हम उम्र का एक लड़का, उसकी डेथ हो जाती है। दरअसल आप लोग को याद होगा कुछ समय पहले मैंने एक लड़के के लिए अपील की थी और मैंने आप सभी लोगों से पैसे ये सारी चीज़ें इकट्ठियाँ की थी ताकि उसका इलाज किया जा सके। दरअसल वो जो लड़का था उसको ऐसा मर्ज हो गया था जिसकी वजह से न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और फाइनली 8 से 10 महीने वो इतने बड़े मर्ज से लड़ता रहा और उसके बाद में कल के दिन उसकी डेथ हो गई। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो कल वहीं जाना पड़ा। इसकी वजह से जब तक मैं लौट के आया तो शूट का जो टाइम था वो निकल चुका था। ना इस चैनल पर वीडियो आया ना नया चैनल पर वीडियो आया। बहरहाल ये एक औपचारिक बात थी, सोचा आप लोग को बतानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग कहानी का इंतज़ार करते हैं और उनको कहानी अगर समय पे नहीं मिलेगी तो उनके जहन में तरह तरह की बातें आएंगी कि कहानी क्यों नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर ने चैनल छोड़ दिया। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, कई बार मैं आप लोग को कहानियाँ सुनाता हूँ तो कुछ कहानियाँ ऐसी सामने आ जाती हैं कि जिसके बारे में जब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ तो यकीन नहीं होता है, खुद यकीन नहीं होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं आप लोग को सुनाता हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि ये कहानी फेक हो सकती है। लेकिन मैं आप लोग को श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ, इतना आश्वासन दे सकता हूँ, आप मेरे व्यूवर्स हैं, कि मैं कोई भी कहानी आप लोग को फेक नहीं सुनाता। और जो कहानी मुझे ज़्यादा ही डिस्टर्ब करती है उसका स्क्रीनशॉट मैं बगल में लगाता हूँ। तो दोस्तों आज की इस कहानी के अंदर एक 70 साल की महिला है और उसका एक 45 साल का बेटा है। ये महिला अपने घर पे एक पार्टी रखती है और उस पार्टी के अंदर 2 और लड़कों को बुलाती है और उसके बाद ये महिला उन 2 लड़कों से अजीबोगरीब डिमांड करती है। यकीन मानिए दोस्तों, इस महिला का जो 45 साल का बेटा था वो भी इस महिला के साथ में मिला हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि इस घर के अंदर 2 कत्ल हो जाते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात ये थी कि 2 लड़कों से संबंध बनाने की डिमांड की गई थी लेकिन घर के अंदर भी कत्ल 2 हो गए। आखिरकार ये कैसे हुआ था? तो इस पूरी कहानी को मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से यूट्यूब ने इसके व्यूज़ डाउन किए हैं उस तरीके से आप मेरा सहारा बनिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में एक जगह लगती है नवी मुंबई, और इसी नवी मुंबई के अंतर्गत एक इलाका आता है कामोठे इलाका। और इसी कामोठे इलाके के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जहाँ पर जो लोग रहते हैं उस जगह का नाम है ड्रीम्स अपार्टमेंट। अच्छा, ये जो ड्रीम्स अपार्टमेंट है, इसी ड्रीम्स अपार्टमेंट में एक महिला रहा करती है जिस महिला का नाम गीता है, गीता जग्गी। गीता की उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास है। इसका एक बेटा है जिसका नाम जितेंद्र जग्गी है। इसकी उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास है। जो गीता जग्गी के हस्बैंड थे, कई साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी और उसके बाद में जो गीता थी ये अपने बेटे जितेंद्र के साथ में इसी ड्रीम्स अपार्टमेंट में रहा करती थी। लेकिन गीता जो थी वो पेशे से एक टीचर थी। अब चूंकि रिटायरमेंट उसका हो चुका था लेकिन उसकी पेंशन वगैरह आया करती थी और उसी पेंशन से ये अपनी और अपने बेटे की परवरिश किया करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, ऐसे ही चीज़ें चलती रहती हैं। इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 31 दिसंबर साल 2025 सितंबर सॉरी। अब 31 सितंबर साल 2025 को जो गीता और जो उसका बेटा जितेंद्र था, ये दोनों माँ बेटे फैसला करते हैं कि घर पे दोनों अकेले ही रहते हैं तो अक्सर बोर होते रहते हैं, इसलिए एक पार्टी वगैरह कर लेते हैं, कुछ लोगों को बुला लेते हैं। तो जो गीता होती है अपने बेटे जितेंद्र से कहती है कि तुम किसको बुलाओगे? तो जितेंद्र कहता है कि उसका एक दोस्त है शुभम, उसको बुला लेगा। शुभम से भी कह देगा कोई अगर उसका दोस्त हो तो उसको भी लेके आ जाए। लिहाजा जो गीता होती है वो कहती है चलो ठीक है, तुम अपने दोस्त को फ़ोन कर दो। उसके बाद में पार्टी वगैरह का इंतज़ाम होता है। जो शुभम था वो भी आता है। शुभम अपने साथ में अपने एक दोस्त संजीवत को लेके आ जाता है। अब शुभम और संजीवत वो आते हैं। बाहर आने के बाद में जितेंद्र को फ़ोन करते हैं कि हम लोग पहुंच गए। जितेंद्र जाता है बाहर से उन्हें घर में लेके आता है। लेके आने के बाद में अब पार्टी वगैरह होती है, शराब और उसके बाद में डांस पार्टी, चूँकि सारा सिस्टम वगैरह वहाँ पे लगा हुआ था। उसके बाद में ये लोग खाना वगैरह खाते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं और उसके बाद में जो माँ और बेटे होते हैं ये सोने के लिए चले जाते हैं। उधर जो शुभम और संजीवत था ये दोनों अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तो इसी मोहल्ले में रहने वाली एक महिला जिसका नाम रेनू होता है,
अच्छा, जो रेनू थी ये गीता की दोस्त थी, फ्रेंड सर्किल था इसका, इसलिए रेनू सोचती है कि चलो ठीक है, जाके एक बार गीता दीदी से मिलाती हूँ, थोड़ी बातचीत कर लूँगी, टाइम पास हो जाएगा। इसलिए जो रेनू थी अब गीता के कमरे घर के पास पहुँचती है जहाँ पर वो रहा करती थी अपार्टमेंट में। रेनू जाने के बाद में आवाज़ देती है गीता दीदी, गीता दीदी, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब रेनू जो थी वो गीता का मोबाइल नंबर ट्राई करती है। जब मोबाइल नंबर ट्राई करती है तो मोबाइल नंबर पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब रेनू लगातार ये सारी चीज़ें देखती है, फिर उसके बाद में दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाती है। हो सकता है कि रेनू सोई हो। कई बार इसके जहन में ये भी आया कि देर रात तक अगर इन लोगों ने पार्टी की होगी तो सो रही होगी, क्यों ही भला डिस्टर्ब कर रही हूँ। लेकिन फिर इस महिला को आभास होता है रेनू को कि इस घर के पास से एलपीजी गैस की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, और ये बदबू कुछ इस तरीके की थी कि उससे बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। अब कहीं ना कहीं जो रेनू थी उसके जहन में अजीब अजीब तरीके की बातें चलने लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर के अंदर कोई हादसा हो गया हो, रात पार्टी हुई थी। तो उसके बाद में जो रेनू थी अब विंडो से झांकने की कोशिश करती है। जब थोड़ा बहुत विंडो की किवाड़ खोलती है, उसे झांकने की कोशिश करती है, तो अंदर का जो दृश्य होता है उस दृश्य को देखने के बाद में इसकी चीखें निकल जाती हैं। अब जैसे ही रेनू की चीखें निकल जाती हैं तो इसकी चीखों की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के जो कुछ लोग होते हैं वो लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद में पूछते हैं क्या कुछ हुआ, तो रेनू बताती है कि इस घर के अंदर मैंने झांका, लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस घर के अंदर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। लिहाजा इस बात की जो सूचना होती है तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने में दे दी जाती है। अब पुलिस को जब इस तरीके की सूचना मिलती है कि ड्रीम्स अपार्टमेंट में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद में उस दरवाजे को जैसे तैसे कर तोड़ा जाता है। जब दरवाजे को तोड़ा जाता है तो घर के ही जो बरामदा होता है उसी के अंदर जो गीता का बेटा जितेंद्र होता है उसकी डेड बॉडी बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उसके सर पर किसी सरिया को बहुत ज़ोर से मारा गया था या फिर किसी भारी भरकम चीज़ को, जिसकी वजह से उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। लिहाजा फिर पुलिस की टीम बाकी के जो स्थानीय लोग होते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते क्या है, जो गीता जग्गी हैं उनकी भी डेड बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन गीता जग्गी की डेड बॉडी में और उनके बेटे जितेंद्र की डेड बॉडी में थोड़ा फ़र्क है। दरअसल जितेंद्र की जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी उससे दिखाई पड़ रहा था कि इसके सर पर किसी भारी भरकम चीज़ को एक नहीं बल्कि कई बार मारा गया है, जिसकी वजह से इसका सर चकनाचूर हो गया और इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन गीता जग्गी के मामले में दूसरा था। दरअसल गीता जग्गी की गर्दन पर किसी तेज़ धारदार हथियार को चला दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा खून बहा और मौके पे ही उनकी मौत हो गई। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे दोनों ही डेड बॉडीज़ को अपनी कस्टडी में लेते हैं, डेड बॉडीज़ का पंचनामा करते हैं और उसके बाद में इन दोनों ही डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब इधर ये दोनों डेड बॉडीज़ जो थी वो पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि दोनों माँ बेटे जब इस घर में रहा करते थे तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति आया कि जिसने यहाँ पर आकर हत्या कर दी। अब जब घर की बहुत ही बारीकी से पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि इस घर के अंदर लूटपाट भी हुई है। अब पुलिस को ये लगने लगता है कि इस घर के अंदर लूटपाट हुई है, लेकिन फिर पुलिस देखती है कि इस घर के अंदर ना तो कोई फोर्सफुल एंट्री है ना कुछ है, जो कुंडी थी वो अंदर से लगी हुई थी। और दूसरी चीज़ यह है कि इस घर के अंदर शराब के गिलास रखे हुए थे, डांस पार्टी की गई थी, साथ के साथ चिकन भी रखा गया था। यानी ये चीज़ें साफ थी कि इस घर के अंदर एक प्रोग्राम किया गया, जो लोग भी आए थे वो मिलने वाले थे। अब यहाँ पर जो रेनू होती है उससे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि इस घर के अंदर कौन कौन रहा करता था। तो जो रेनू होती है ये बताती है कि साहब इस घर के अंदर तो गीता जग्गी और उनका बेटा जितेंद्र जग्गी ही रहा करते थे। गीता जग्गी पेशे से एक टीचर थी, अब रिटायर हो चुकी थी, तो उसी से पेंशन वगैरह मिलती थी, उसी से घर का खर्च वर्च करती थी। कुछ समय पहले पति की मौत हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें जब रेनू से पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस वाले सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। अगर कत्ल का मोटिव नहीं मिलेगा तो फिर कातिल तक कैसे पहुंचेंगे। लिहाजा फिर पुलिस की एक टीम जो होती है वो ये फैसला करती है कि इस पूरे एरिया के अंदर अगर कुछ सीसीटीवी कैमरेज हैं तो एक बार उन सीसीटीवी कैमरा को चेक कर लिया जाए। लिहाजा पुलिस की जो टीम होती है अब सीसीटीवी कैमरा को चेक करने के लिए निकलती है, अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। लेकिन जितने भी सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे उन सारे ही कैमरों के अंदर कहीं से भी कोई भी कैप्चर नहीं हुआ था, यानी कोई भी तस्वीर ऐसी संदिग्ध कैप्चर नहीं हुई थी। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर एक कैमरा ऐसा लगा हुआ था जिस कैमरे के अंदर जो गीता जग्गी का बेटा जितेंद्र जग्गी है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जितेंद्र जग्गी के साथ में 2 लड़के हैं। लेकिन कैमरे की क्वालिटी ऐसी थी कि उस कैमरे की क्वालिटी से ये शिनाख्त कर पाना मुश्किल था कि ये जितेंद्र जग्गी ही है और ये जो 2 लड़के हैं साथ में ये कौन है। लेकिन जितेंद्र जग्गी है इस बात का अंदाज़ा पुलिस वालों ने उस बॉडी के हालचाल से और उस व्यक्ति का जो फोटोग्राफ्स में जो सीसीटीवी की फुटेज में दिख रहा था उससे अंदाज़ा लगाया था, क्योंकि 45 वर्ष के आसपास वही हो सकता है। लेकिन वो अपने साथ में किसको लेके आया था।
लिहाजा पुलिस वाले फैसला करते हैं कि अगर जितेंद्र लेने गया होगा तो उसके बाद में ज़रूरी सी बात है कि इसने उसको फ़ोन किया होगा। इसलिए पुलिस वाले जो होते हैं जितेंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही जितेंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो पुलिस को पता ये चलता है कि लास्ट टाइम जो जितेंद्र की बात हुई थी ये किसी शुभम नाम के लड़के से हुई थी। अब जैसे ही शुभम के बारे में पता चलता है तो पुलिस शुभम के बारे में तफ्तीश करती है। शुभम के बारे में तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि इसी एरिया का रहने वाला 19 साल का लड़का है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी शुभम को अरेस्ट करती है। जब अरेस्ट करती है तो सीसीटीवी की फुटेज और शुभम को इस सबको मिलाया जाता है तो चीज़ें मैच हो जाती हैं। उसके बाद में शुभम से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ एक और कौन व्यक्ति था, तो शुभम बताता है कि वो उसका दोस्त संजोत था। अब पुलिस पूछताछ करती है कि इस घर के अंदर 2 कत्ल हुए, सीसीटीवी फुटेज में तुम आते हुए दिखाई पड़ रहे हो, तो बताओ कि तुमने उन दोनों ही माँ बेटों का कत्ल क्यों किया। अब जो शुभम था उसका जो दोस्त संजोत था ये शुरुआत में तो इधर की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस वाले जब इनसे बार बार सख्ती से पूछताछ करते हैं तो ये कई कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन पुलिस वाले समझ चुके थे जितनी भी कहानियाँ सुना रहे हैं वो सारी की सारी फर्जी हैं। लिहाजा पुलिस वाले लगातार इनके ऊपर सख्ती दिखाते हैं। अब पुलिस की सख्ती के सामने जो शुभम होता है और जो संजोत होता है ये दोनों टूट जाते हैं। और टूटने के बाद में ये जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी को सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। दरअसल इस कहानी के अंदर जो गीता थी वो 70 वर्ष की उसकी उम्र थी, लेकिन उसके पति की काफ़ी समय पहले डेथ हो चुकी थी। उसका एक बेटा था जितेंद्र जो कि उसी के साथ घर में रहा करता था। पेंशन मिला करती थी, रिटायर्ड टीचर थी, तो उसी से परिवार का भरण पोषण हुआ करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा, लेकिन गीता को कहीं ना कहीं तन्हाई कुछ इस कदर खाती थी। अब गीता के जहन में तरह तरीके की बातें चलती थीं। उसके बाद में गीता अपने बेटे जितेंद्र से सारी प्लानिंग करती है। प्लानिंग के तहत घर पे पार्टी रखती है और कहती है कि कोई दोस्त हो तो उसको बुला लो। तो उसके बाद में जितेंद्र का एक जानने वाला लड़का था जिसका नाम शुभम था। वो शुभम को कॉल करता है, शुभम से कहता है कि तुम्हारे साथ में कोई और हो तो उसको भी लेके आ जाना। चिकन बना रही है माँ, उसके बाद में शराब है, पार्टी है, डांस है। तो जो शुभम और संजोत होते हैं वो आ जाते हैं। आने के बाद में पहले तो ये खूब ज़्यादा शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद में काफ़ी ज़्यादा चिकन खाते हैं। फिर ये महिला 70 साल की, इसका बेटा जितेंद्र और ये दोनों लड़के, ये चारों लोग मिलकर काफ़ी ज़्यादा डांस करते हैं। जब इनको शराब का नशा काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाता है, नशे में ये लोग धुत हो जाते हैं, तो उसके बाद में जो 70 साल की महिला होती है ये इन दोनों ही 19-19 साल के लड़कों को लेकर कमरे में पहुँचती है। कमरे में पहुँचने के बाद में अपने जिस्म से एक एक कपड़ा उतारने लगती है। कपड़ा उतारते हुए जब ये दोनों लोग देखते हैं तो इनको बड़ा हैरानी होती है कि आंटी ये क्या कर रही हैं। उसके बाद में वो जो आंटी थी इन दोनों से कहती है कि अब तुम दोनों मेरे साथ संबंध बनाओ। अब जैसे ही ये दोनों ये बातें सुनते हैं इनको तो बड़ा अजीब लगता है कि एक माँ की उम्र की महिला है वो इस तरीके से करने को बोल रही है। लिहाजा ये दोनों इनकार कर देते हैं। इसी बीच में जो जितेंद्र होता है वो भी कमरे के अंदर आ जाता है, यानी इस महिला का बेटा। अब जितेंद्र कमरे के अंदर आता है। कमरे के अंदर आने के बाद में कहता है कि क्या कुछ चल रहा है, और अगर माँ कुछ कह रही है तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, ये बात घर की घर में ही रह जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद में जो जितेंद्र होता है ये संजोत को अपने साथ ले जाता है, और संजोत को जब अपने साथ ले जाता है तो बाहर जाकर ये संजोत से कहता है कि जो शुभम है ये मेरी माँ के साथ संबंध बनाएगा और तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे। अब संजोत ये बात सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है। इसी बात पर दोनों में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी होती है। जितेंद्र लगातार उसके साथ में समलैंगिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। जो संजोत होता है पास में ही रखी हुई एक लोहे की छोटी सी रॉड होती है, उसी रॉड से जितेंद्र के सर पर हमला कर देता है। जैसे ही जितेंद्र के सर पे हमला करता है जितेंद्र तो वहीं पे गिर जाता है। अब जब जितेंद्र गिरता है तो उसकी जो माँ होती है अंदर से आती है कि क्या कैसी आवाज़ें हैं बाहर। जब बाहर आके देखती है तो अपने बेटे जितेंद्र को फर्श पे गिरा हुआ देखती है। तुरंत इसकी चीखें निकल जाती हैं। जब चीखें निकलती हैं तो उसके बाद में जो शुभम और संजोत थे ये उस महिला का मुँह दबा लेते हैं। उसके बाद में शुभम संजोत से कहता है कि अब इस महिला को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। उसके बाद में संजोत जो था वो किचन में जाता है, वहाँ से एक चाकू लेके आता है और उसके बाद में इस महिला के गले पे उस चाकू को चला दिया जाता है, जिसकी वजह से मौके पे ही इस महिला की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये दोनों कंफर्म नहीं थे कि जितेंद्र की मौत हुई भी है या फिर नहीं हुई है। उसके बाद में जितेंद्र के सर पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार उसी सरिया से वार करते हैं, जिसकी वजह से जितेंद्र होता है उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। अब उसके बाद में इन दोनों को लगने लगता है कि एक कत्ल तो अनजाने में हुआ, एक कत्ल हमने जानबूझ के किया है। अब इतनी सारी चीज़ें हो ही गई हैं तो फिर इस घर में थोड़ी सी लूटपाट भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर कहीं जाएंगे भागेंगे तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए उस घर से जो कुछ नकदी थी, जो कुछ भी जेवरात थे, ये सारे बटोरते हैं। बटोरने के बाद में सोचते हैं कि अब कैसे भागा जाए। अगर दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे सुबह को कोई व्यक्ति आएगा तो हम पकड़े जाएंगे। इसलिए ये लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत कुंडे को अंदर से बंद करते हैं, जो डोर था वो अंदर से लॉक करते हैं। उसके बाद में LPG सिलेंडर की गैस को थोड़ा सा खोलते हैं और उसके बाद में छत के रास्ते से ये लोग वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं। इन लोगों का प्लान था कि कोई आएगा
दरवाज़ा खटखटाएगा, अंदर से बंद देखेगा तो सोचेगा कि आराम कर रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग बच जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब इन लोगों ने पुलिस के सामने ये खुलासा किया तो पुलिस बड़ा हैरान थी कि आखिरकार आज के समाज में किस किस तरीके के लोग रह रहे हैं। और अगर इस महिला ने ऐसा कुछ किया था तो इन लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए था। कुछ भी करते लेकिन कत्ल नहीं करना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के अंदर सबसे ज़्यादा कसूरवार किसको मानते हैं? शुभम और संजीवत को, या फिर उसकी जो दोस्त जितेंद्र और उसकी माँ गीता को? आप लोग को जो भी लगता हो आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ ली जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो कुछ बेहतरीन से कमेंट्स आप लोग के थे, यानी परसों के दिन, उसमें मनदीप वर्मा की पत्नी लिखती हैं, सर जी नमस्ते, नाइस वॉइस, प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं। तो बहन आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, तो मेरे भाई आपका शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया जी हैं, नमस्कार बोलते हैं, तो सोहनलाल सेतिया जी नमस्कार भैया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये सुनील त्यागी जी का, लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाहनापुर शहर से सुनते हैं, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है गुद्दीप देवी हैं, लिखते हैं 2500 किलोमीटर, तो हो सकता है बाई मिस्टेक कोई लफ्ज़ फिसल गया हो, उसके बारे में बोलती हूँ। खैर आपने बताया, शुक्रिया आपका। खान अकील लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, फॉर टुडे नो कमेंट्स, तो फरजाना सिद्दीकी जी बहन आपका शुक्रिया। मीना जी लिखते हैं, क्या हुआ आपका वीडियो नहीं आया था? तो मीना जी बस थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा था, एक दोस्त की डेथ हो गई। शरीन शर्मा लिखते हैं, शाबिज भाई ये लोग घुन की तरह देश को खा रहे हैं। शरीन शर्मा जी आपने बहुत अच्छी बात कही, कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई हमारे देश को घुन की तरह खा रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जिसकी वजह से अनगिनत जो बेकसूर लोग होते हैं उनकी मौत हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, आज की जो कहानी है इसके बारे में आप लोग अपनी राय, अपना जो मत है वो ज़रूर रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।